ए सांबा, कितने आदमी थे? दो सरकार, दो आदमी थे। कितने? दो आदमी। एक तरफ था जय, यानी कि रमदान करीम बेंजेमा, और दूसरी तरफ था कौन कौन कौन? वीरू, विनिशियस जूनियर। दोस्तों, मेहरबानों, कदरदानों, क्या हाल चाल है? आज मैं बात करने आया हूँ रियल मैड्रिड और बार्सिलोना ऑफ कोर्स, और चेल्सी की भी थोड़ी बात करेंगे, लेकिन शुरू करते हैं एल क्लासिको से। और मैंने सुना है कि 1995 के बाद पहली बार रियल मैड्रिड ने 4-0 बार्सिलोना को कैंप नो पे हराया है, एंड अ ह्यूज विक्ट्री बाय द वे। फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशंस टू रियल मैड्रिड फैंस। एंड यार, कोशिश करेंगे आज के डायसेक्ट करें, थोड़ा सा टेक्टिकल एनालिसिस करें, और क्या गलती की बार्सिलोना ने, कैसे रियल मैड्रिड ने कॉन्कर किया बार्सिलोना को ऑन कैंप नो, एंड क्या हुआ, क्या उस रात को हुआ, क्या प्रॉब्लम क्या थी। बेसिकली अगर मैं जस्ट बताऊँ ना गेम की, रियल मैड्रिड ने बार्सिलोना को उन्हीं की गेम में मारा है। दे गेव देम द टेस्ट ऑफ देयर ओन मेडिसिन, और एक बॉक्स मिडफील्ड का इस्तेमाल किया, ख़ास तौर पे सेकंड हाफ के अंदर। सेकंड हाफ में अगर तुम देखो तो कामाविंगा जो था एंड वेलवर्डे जो थे वो डबल पिवट के अंदर थे, दे वर इन द डबल पिवट। और क्रूज जो था उसने एक बैक थ्री बनाया हुआ था, वो थोड़ा सा मिलिटाओ के बीच में और एल्बा के बीच में, ही वॉज इन दैट बैक थ्री, तो वो 3-2-5 बन रहा था। और मॉड्रिच जो था वो हाफ स्पेस में ऑपरेट कर रहा था, और रोड्रिगो हाफ स्पेस में ऑपरेट कर रहा था। दैट वॉज द 3-2-5 जो कि ऑपरेट करी थी रियल मैड्रिड इन द सेकेंड हाफ, जिसकी वजह से एक बॉक्स मिडफील्ड बन रही थी। और हमने अक्सर देखा है, आर्सेनल हो गई, सिटी हो गई, काफ़ी क्लब्स जो हैं, बार्सिलोना, ये सब क्लब्स जो हैं वो एक बॉक्स मिडफील्ड बनाते हैं। मुझे वैसे नहीं लगता कि बार्सिलोना इतनी इफेक्टिवली इस बॉक्स मिडफील्ड का इस्तेमाल करती है, क्योंकि हमने देखा है कि काफ़ी मैचेस उन्होंने ग्राइंड भी किए हैं, और काफ़ी मैचेस में उन्होंने कहना चाहिए कि एक टेनेशियस अप्रोच और एक डिफेंसिव अप्रोच भी रखी है। उसका रीज़न ये है कि उनके पास एक प्रॉपर लेफ्ट विंगर नहीं है। वो बाल्डे को यूज़ कर रहे होते हैं एज दैट लेफ्ट विंगर जो कि एक फ्रंट फाइव बनाएगा, और गावी को यूज़ कर रहे होते हैं। और गावी हालांकि हाफ स्पेस में उधर वो बॉक्स का हिस्सा ही होता है। गावी था, पहले पेड्री था, अभी कैसी वहाँ पे आके खेल रहा है। कल के मैच में अगर आप देखो तो बुस्केट्स और वो डबल पिवट में थे, सर्जियो रोबर्टो ही वाज ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, ये था। और दोनों जो टीम्स थी, बोथ ऑफ द टीम्स, उन्होंने ऑक्सिलरी फुल बैक, या आप कह लो कि सूडो फुल बैक यूज़ किया। जैसे कि कामाविंगा, ही वॉज अ सूडो फुल बैक, वो फुल बैक खेलता था, कभी वो आ जाता था डबल पिवट में। क्रूज जो था वो लेफ्ट बैक आ जाता था समटाइम्स, वो ऑक्सिलरी फुल बैक बन जाता था। तो पर्सनल मैटर नहीं करते थे, मैटर ये करता था कि पोजिशनल प्ले का जो स्ट्रक्चर है वो मेंटेन रहे, और वही मेंटेन रखने की कोशिश की जा रही थी। कामाविंगा इवन आगे जाके प्ले को स्ट्रेच भी करा था, जब विनी जो है वो थोड़ा सा पीछे ड्रॉप होता था या वो हाफ स्पेस में घुसने की कोशिश करता था। सेकंड हाफ में ये भी किया है कामाविंगा ने, एंड दैट इज़ वाई ही वॉज फॉर मी द मैन ऑफ द मैच। 31 या 32 पासेस किए हैं, 100% पास एक्यूरेसी रही है बंदे की, और राफिनिया को तो उसने नचा दिया। मतलब मैं अब क्या लफ्ज़ यूज़ करूँ, बल्कि अभी तक शायद आप कह सकते हो कि राफिनिया जो है वो कामाविंगा की पॉकेट में से नहीं निकला, एंड इट वाज अ टेरेबल परफॉर्मेंस भाई। राफिनिया ना उसका कोई टच था, ना वो प्ले को लिंक अप कर पा रहा था, बहुत आइसोलेट हो गया था। एक भी 1-on-1 उसने टेक ऑन कंप्लीट नहीं किया अगेंस्ट कामाविंगा, तो उसको तो भाई टोटली उसने पॉकेट किया। एंड कामाविंगा ही वॉज एब्सोल्युटली ब्रिलियंट। एंड उसके साथ अगर मैं बात करूँ, कारवाहाल काफ़ी ज़्यादा आगे सेकेंड हाफ में बॉम्बार्ड कर रहा था, एंड ही वाज स्ट्रेचिंग दैट राइट विंग फॉर रियल मैड्रिड। तो वही मैंने कहा कि रियल मैड्रिड ने कोई 3-1-4-2 यूज़ किया फर्स्ट हाफ में, 3-1-4-2, एंड सेकेंड हाफ में हमने देखा कि वो 3-2-5 यूज़ कर रहे थे, जिसमें कारवाहाल जो था वो बाल्डे की तरह विंग्स को स्ट्रेच कर रहा था, राइट विंग को, एंड रोड्रिगो बीच में आया हुआ था, एक ऑक्सिलरी नंबर 10 या नंबर 8 बना हुआ था, हाफ स्पेस के अंदर ऑपरेट कर रहा है, मॉड्रिच हाफ स्पेस में ऑपरेट कर रहा है। तो ये सारा नक्शा जो था ना आपको साफ खिंचता हुआ नज़र आ रहा था। एंड समटाइम्स वो बैक टू के साथ भी खेलते थे, क्योंकि क्रूज जो था वो मिडफील्ड में आता था, तो मिडफील्ड में आके इट वॉज लाइक क्रूज, वेलवर्डे और साथ में कामाविंगा। तो ये सिचुएशन
सिचुएशन बन रही थी और इसका कोई जवाब नहीं था। बार्सिलोना के पास कोई जवाब नहीं था क्योंकि वो हर बार ओवरलोड क्रिएट करते थे और स्विच मारते थे राफिनिया की तरफ। एक ही तरीका था खेलने का, या फिर राइट फ्लैंक पे ओवरलोड्स क्रिएट करके स्विच मारते थे बाल्डे को। बाल्डे ने काफ़ी डेंजरस चांसेस बनाने की कोशिश की और उसने बनाए भी, लेकिन वो जब आगे कमिट करता था तो पीछे एकर्स ऑफ स्पेस होती थी क्योंकि ओवरलोड क्रिएट होता था बार्सिलोना की तरफ से राइट फ्लैंक पे। और वो जो एकर्स ऑफ स्पेस थी वो विनीशियस जूनियर, रोड्रिगो और बेंजेमा ने ब्रिलियंट तरीके से एक्सप्लॉइट की। जो पहला और चौथा गोल हुआ है वो इसी तरह हुआ है कि ओवरलोड बहुत ज़्यादा क्रिएट कर दिया था एक फ्लैंक पे बार्सिलोना ने। एंड वो जो प्रेसिंग थी वो इतनी इंटेलिजेंट प्रेसिंग नहीं थी बाय बार्सिलोना, और वो इसलिए नहीं थी क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि पोजिशनल प्ले में फ्रैंक कैसी और सर्जी रोबर्टो, इनकी वजह से बार्सिलोना की मौत हुई है। और रॉबर्ट लेवेंडोस्की ने बहुत बार बॉल लूज़ की है और बहुत अजीब तरीके से बॉल लूज़ की है। वो बिल्कुल आइसोलेट था, उसके पास कोई आसपास रनर्स नहीं थे जिनको वो बॉल दे पाता, तो वो हर बार क्या कहते हैं बैक पास मर्चेंट बना हुआ था। और सर्जी रोबर्टो भी बैक पास मर्चेंट बना हुआ था। सिंपल सा पास नहीं वो दे पा रहा था, डायगोनल या कहना चाहिए साइडवेज पासेस भी नहीं वो कर पा रहा था, जैसे जॉन स्टोन्स ने किए थे साइडवेज पासेस और धागे खोले थे वर्सेस लिवरपूल जब वो सिटी और लिवरपूल का मैच हुआ था। तो ये बहुत एक वरिंग चीज़ मुझे लगी कि भाई एक सर्जी रोबर्टो है, इतने सालों से खेल रहा है, सिंपल सा साइडवेज पास नहीं दे पा रहा ताकि पासिंग लेन जो है वो खुल जाए। एक पासिंग लेन खोलने के लिए आपको सिंपल सा साइडवेज पास देना होता है, आपको कोई जादुई पास नहीं देना होता या कोई मैजिकल पास नहीं निकालना होता। बट दे वर एब्सोल्युटली, मैं कहना चाहता हूँ, ड्रेडफुल। फ्रैंक कैसी एंड क्या नाम है, सर्जी रोबर्टो, ड्रेडफुल थे ये भाई। फ्रैंक कैसी की टाइमिंग की मुझे समझ नहीं आई भाई। वो या तो ऐसे खड़ा रहता था बीच में कि ऐसा लगता था कि मामे के वलीमे में आया हुआ है कि पता नहीं क्या करने आया हुआ है, और जब प्रेस भी करता था तो उस बंदे को प्रेस करे कि भाई आप मॉडरिच और क्रूज को प्रेस करो भाई, कम से कम आप कमिटमेंट तो पूरी शो करो, आप हाफ हार्टेड जा रहे हो। दीज आर प्रेस रेजिस्टेंट प्लेयर्स बोथ ऑफ देम। तो मुझे नहीं समझ आ रही थी भाई ये किस टेक्निक के साथ प्रेसिंग कर रहा है या इसका क्या इंटेंट क्या है, बिकॉज वो हाफ हार्टेड था, डबल माइंडेड था, बहुत कुछ प्रॉब्लम थी फ्रैंक कैसी के साथ। एंड इवन हिज बॉल डिस्ट्रीब्यूशन वाज नॉट गुड इनफ इन द हाफ स्पेसेस। सो मुझे ये लगा कि ये बहुत बड़ा फुकदान है बार्सिलोना के पास कि उनके पास कोई प्लान बी नहीं है। ओवरलोड्स क्रिएट करो, स्विच मारो, ओवरलोड्स क्रिएट करो, स्विच मारो। व्हाट इज़ द प्लान बी? आगे क्या करना है फिर? वही मसला है, यही रीज़न है कि रियल मैड्रिड जो है उनके पास 3-4 तरीके हैं जीतने के मैचेस, और वो फिर अपनी मेंटालिटी शो करते हैं। मेंटालिटी इस तरह शो करते हैं कि उनके पास प्लान्स होते हैं। अब सेकंड हाफ में उन्होंने बॉक्स बना दिया, पहले फर्स्ट हाफ में कुछ और खेल रहे थे वो फॉर्मेशन, हर बार वो पर्सनल चेंज करके फॉर्मेशन बदल देते हैं। रियल मैड्रिड इज़ लाइक लिक्विड, जैसे पानी होता है ना, पानी की तरह बहती है रियल मैड्रिड जब वो अटैक कर रही होती है। और वही मैं बार बार एम्फसाइज करता हूँ कि पर्सनल मैटर नहीं करता, स्ट्रक्चर पोजिशनल प्ले मैटर करता है, जो कि बार्सिलोना को ये बात अभी समझ नहीं आई हुई। उनका अभी प्रॉब्लम ये है कि एक तो मैं जानता हूँ क्रिस्टियनसन नहीं था, पेड्री नहीं था, फ्रैंकी डियोंग नहीं था, अगर ये लोग होते तो एटलीस्ट 4-0 तो ना हारती रियल मैड्रिड से बार्सिलोना, ये तो मैं श्योर कह सकता हूँ। 4-0 नहीं हारती, काफ़ी अच्छी फाइट होती और हो सकता है जीत भी सकते थे, ड्रॉ भी निकाल सकते थे, लेकिन इट वॉज एन अनफॉर्चुनेट थिंग। लेकिन मुझे ये लगता है कि आपके पास प्लान भी नहीं है। आप अगर 1-0 डाउन होती है बार्सिलोना या 2-0 डाउन होती है बार्सिलोना, कोई दूसरा, मतलब वो हिंदी में कहते हैं ना कि उपाय नहीं है, कोई सलूशन नहीं है, कोई रास्ता नहीं है कि आगे क्या करना है, तो इनकी आंखें बंद हो जाती है बिल्कुल और आंखों के सामने अंधेरा छा जाता है। रियल मैड्रिड इज़ अ डिफरेंट बीस्ट, दे गो 2-0 डाउन, दे कम बैक, क्योंकि जीतने के डिफरेंट तरीके हैं, विनिंग मेंटालिटी है। मेंटालिटी मॉन्स्टर्स आप तब बनते हो जब आपके पास टैक्टिकल प्लान ABCD होता है, उसके पीछे एक लॉजिक होती है, और वो लॉजिक जो है ना वो मल्टीपल टाइम्स इस मैच के अंदर दिखाई है रियल मैड्रिड ने। एंड देयर मिडफील्डर्स आर जस्ट अमेजिंग, इवन देयर 37-year-old मिडफील्डर मॉडरिच, भाई जनरेशनल टैलेंट। ऐसे लोग 30 साल में एक बार आते हैं। ये मुझे लगा कि ये जो गलतियां हैं ये हुई हैं बार्सिलोना की तरफ से, एंड उसका जो है ना कैपिटलाइज़ किया खूबसूरत तरीके से। और जो पहला गोल था जो मेरे ख्याल से विनीशियस जूनियर का था, वो भी बहुत अच्छी टाइमिंग पे है, बिकॉज गेम स्टेट मैं हमेशा कहता हूँ मैटर करता है, और गेम स्टेट जो है ना जब बदलता है, गोल से बदलता है गेम स्टेट, और मोमेंटम बार भी गोल से बदलता है, तो वो रियल मैड्रिड ने करके दिखाया। अब मैं आता हूँ थोड़ा सा चेल्सी के ऊपर, और फ्रैंक लैम्पार्ड को मैनेजर बना दिया गया। मेरा अपना भाई चेल्सी फ़ैन है, एंड वो मेरे कमरे में है और मुझे कहता है भाई मुझे यकीन नहीं हो रहा फ्रैंक लैम्पार्ड जो है वो चेल्सी मैनेजर बन गया। मैंने कहा वो 2 दिन पहले बन चुका है। सो यू आर अ बेसिकली प्लास्टिक फ़ैन। तो मेरा भाई जो है वो प्लास्टिक फ़ैन है, रात के 3 बजे भी मैच हो तो वो नहीं देखता। सो
तो ये सीन है एंड ही वॉज हैप्पी। बल्कि मैंने देखा है ओवरऑल मुझे नज़र आ रहा है काफ़ी चेल्सी फैंस काफ़ी खुश हैं। लेकिन मुझे टॉड बोली कि भाई एक बात मुझे समझा दो, आप एक मैनेजर को लाए ग्राहम पॉटर, उसको आपने सैक कर दिया, ठीक है। उसके बाद आप एक ऐसा मैनेजर लाए हो जो उससे पिछला वाला जो मैनेजर था, यानी कि टूखल से पहले वाला मैनेजर फ्रैंक लैम्पार्ड, उसको आप लेके आए हो। और वो भी अपेरेंटली अकॉर्डिंग टू सम सेक्शन ऑफ चेल्सी फैंस ही वॉज अ फेलियर, अकॉर्डिंग टू द बोर्ड ही वॉज अ फेलियर। और मेरे हिसाब से तो वो फेलियर नहीं था, क्योंकि वो 1.5 साल रहा था चेल्सी, टॉप 4 करके दिया था। एंड येस, उसकी एक वीकनेस है, जब उस पर प्रेशर आता है, जब उसको ये कहा जाता है कि तुम्हें अब हमने पैसा दे दिया है, तुम्हें हमने प्लेयर्स दे दिए हैं, अब तुम डिलीवर करो, अब तुम पे प्रेशर है। जब हनीमून पीरियड ख़त्म हुआ था उसका, उस पर प्रेशर आया था और वो प्रेशर में सस्टेन नहीं कर सका। बट इन दी एंड आई थिंक ही वॉज अ बिट हार्ड डन। उसको सही तरीके से फ्रैंक लैम्पार्ड को मेरी नज़र में ट्रीट नहीं किया गया था, क्योंकि चेल्सी, मैंने जैसे कि पिछली वीडियो में बताया, वो एक रुथलेस क्लब है। तो आजकल एक फैशन ये चल रहा है कि 10 वीक मैनेजर चल रहे हैं। 10 वीक मैनेजर जैसे शॉन डाइश है, जैसे रॉय हॉडसन आ गया अभी क्रिस्टल पैलेस, एक ज़माने में हैरी रेडनाप हुआ करता था, एक ज़माने में टोनी प्यूलिस हुआ करता था। तो ये 10 वीक मैनेजर्स का जो फैशन है ना, कि तुम्हारे पास 10 हफ्ते हैं, इसमें जो उखाड़ना है उखाड़ लो, तो ये फ्रैंक लैम्पार्ड के साथ भी होने वाला है। तो आई थिंक टॉड बोली नीड्स टू स्लो डाउन। उसने बहुत रैश डिसीजंस किए हैं। टूखल को सैक करना, मैं पहले भी बात कर चुका हूँ, अर्ज़ कर चुका हूँ कि भाई वो बहुत बड़ा ब्लंडर था, वो आपको नहीं करना चाहिए था, उसको आपको चांस देना चाहिए था। जब वो 20 महीने में 3 ट्रॉफीज़ आपको डिलीवर करके गया, तो आप कैसे उसको चांस नहीं दे सकते? वो बहुत बुरी टाइमिंग थी उसकी सैकिंग की। एंड चलो, पॉटर को तो आपने सिर्फ 31 मैचेस दिए, हालांकि आपने शुरू में ये इंडिकेशन दिया कि ग्राहम पॉटर जो है, ही इज़ माई मैन, ही इज़ आवर मैन, ही विल बी द फ्यूचर ऑफ चेल्सी, ही विल बी द फेस ऑफ चेल्सी। उसके बाद फिर आपने फ़ैन प्रेशर में आके उसको भी सैक कर दिया। चलो, उसको सैक कर दिया, मुझे समझ आता है, लेकिन मुझे टूखल की आज तक समझ नहीं आई कि क्यों। और मुझे ये फ्रैंक लैम्पार्ड की भी समझ नहीं आ रही। मैं ये नहीं कह रहा कि फ्रैंक लैम्पार्ड को अपॉइंट करना एक बुरा डिसीजन है, मैं बिल्कुल ये बात नहीं कर रहा। मैं ये कह रहा हूँ कि भाई आपने एक बंदे को पहले से टेस्ट किया हुआ है, आपकी नज़र में आपका बोर्ड ये कहता है कि वो जो बंदा है वो इस काबिल नहीं है कि वो चेल्सी की जॉब को संभाल सके। अब वो बंदा आ तो गया बिकॉज ही लव्स चेल्सी एंड आई रिस्पेक्ट लैम्पार्ड फॉर दैट, कि ही एब्सोल्युटली इज इन लव विद चेल्सी, और वो जब भी चेल्सी को बचाना होगा वो बंदा आएगा बचाने। लेकिन जस्ट फॉर 2 मंथ्स ये जॉब ले लेना, ये मुझे थोड़ा अजीब लगा। एंड चेल्सी कुछ भी अचीव कर सकती है यहाँ से, क्योंकि चेल्सी जब भी मैस में होती है, हम सबको पता है, जब भी चेल्सी मैस में होती है, दे गो ऑन टू विन ट्रॉफीज। राफा बेनिटेस के टाइम पे भी यही हुआ था, रॉबर्टो डी मटियो के टाइम पे भी यही हुआ था, और टूखल जब आया था नया तब भी उसके टाइम पे यही हुआ था। दे गो ऑन टू विन समथिंग, चाहे वो यूरोपा हो सकता है, चैंपियंस लीग हो सकती है, इट कैन बी एनीथिंग। आई थिंक अभी सिर्फ चैंपियंस लीग में रह गए आई थिंक। तो अभी 10 गेम्स हैं लैम्पार्ड के पास प्रीमियर लीग में, लेट्स सी हाउ ही डज। प्रीमियर लीग में तो कोई प्रेशर नहीं उसके पास, बिकॉज टॉप 4 हाथ से लिवरपूल के भी जा चुका है, चेल्सी के भी जा चुका है। तो आई थिंक मुझे टॉड बोली का ये रैश डिसीजन बहुत अजीब लगा है। मुझे लगता है कि ब्रूनो सॉल्टर को रहने देना चाहिए था, और जल्द अज जल्द या तो जूलियन नैगल्समैन ले आते या लुइस एनरिके ले आते, जो आपके 2 मेन टारगेट्स हैं। तो मुझे तो ऐसा लगता है कि इनसे हो ही नहीं पा रहा, ये अट्रैक्ट नहीं कर पा रहे इन दोनों को, और इन दोनों को लाने में इनको टाइम लगेगा, तभी इन्होंने सेविंग फेस करने के लिए लैम्पार्ड को ले आए। तो आई होप कि एज केयर टेकर मैनेजर लैम्पार्ड डज वेल, बिकॉज आई ट्रूली रिस्पेक्ट हिम, आई लव्ड हिम एज अ प्लेयर, एंड आई होप यार वो अच्छा करे। लेकिन मुझे टॉड बोली कि भाई मुझे नहीं समझ आता उसकी बुद्धि कैसे काम करती है, मुझे नहीं समझ आता। चेल्सी फैन से मैं कहना चाहूँगा भाई अपना ओपिनियन ज़रूर दो, कैसा फील कर रहे हो आप लोग लैम्पार्ड के बारे में, और अगर ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना। मैं हूँ शायान उबैद अलेक्जेंडर, मिलते हैं अगली वीडियो में। हस्तला विस्ता।